गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चौधरी मोटाराम मिल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 NRDU निर्वाणा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा बीएड सेकेंड ईयर का जो सब्जेक्ट है अपना अधिगम के लिए आकलन का जो आज का अपना टॉपिक हो गएगा मानकीकृत परीक्षण। मानकीकृत परीक्षण, इससे पहले क्या है कि आपको जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो टेस्ट होने जा रहे हैं वो क्या है 1 नवंबर को आपका जो टेस्ट होने जा रहे हैं उस टेस्ट में अब तक जितना सिलेबस करवाया गया या जितने टॉपिक करवाए गए हैं उन सभी का टेस्ट होना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी हो सकता है। इसका समय रहते आपको बता दिया जाएगा। इस टेस्ट में जो आपका इवैल्यूएशन होना है वो क्या है कि जितना आपने ज्ञान ग्रहण करवाया किया है और जितना आपने इस बीएड सेकेंड ईयर का पढ़ा है उसमें से वो टेस्ट होना है, सभी सब्जेक्ट का होना है। और ये टेस्ट देना सभी के लिए अनिवार्य है। क्योंकि ये अनिवार्य इसलिए है कि जो आपका बीएड फर्स्ट ईयर जैसे आपकी है इसके एग्जाम नहीं हुए, न इसका आपका जो टेस्ट होता है इंटरनल वो हुआ, न इंटरनल टेस्ट हुआ। तो जब इसके लिए आपको कह देंगे कि आपको प्रमोट करना है और आपका जो इवैल्यूएशन है वो किस आधार पे किया गया, क्या कुछ है वो सब बताएं, तो बिना किसी आधार की न आपका बीएड प्रथम वर्ष का टेस्ट हुआ और नहीं कोई और एग्जाम हुई आपकी कि जिसके आधार पर यह बताया जा सके किस आधार पर आपको प्रमोट किया जा रहा है। इस आधार पर आपको मूल्यांकन करके ये आंतरिक मूल्यांकन है जिसके आधार पर ही बच्चे को इस प्रकार नंबर देने चाहिए। तो जो प्रमोट करना है, अभी आप क्या प्रोविजनली प्रमोट हो, उसके लिए अगर कोई दिशा निर्देश आती हैं तो कॉलेज अपने लेवल पे आपने जो ज्ञान ग्रहण किया है, क्योंकि पीछे के टॉपिक थे वो हो चुके थे, अब नए टॉपिक हैं, तो करंट में जो एग्जाम होगा उसके आधार पर भी आपका इवैल्यूएशन हो सकता है। क्योंकि आप जो पिछले बीएड फर्स्ट ईयर में पढ़ा, रेगुलर पढ़ा आपने, उसमें जितना आपने पढ़ान ग्रहण किया वो अभी आपने उससे थोड़ा हट चुकी, मगर आपको उससे हटना भी नहीं है। क्योंकि आप जब टीचर बनने जा रहे हैं और एक टीचर के लिए जो बीएड फर्स्ट प्लस सेकेंड का जितना भी सिलेबस है, बीएड फर्स्ट प्लस सेकेंड का जितना भी सिलेबस है वह जीवन पर्यंत काम में आना है आपको। एक टीचर के लिए ये जो आपका सिलेबस है वो जीवन भर आपके ध्यान में होना चाहिए। जीवन भर इस टीचर सिलेबस के आधार पर आपके जीवन में और टीचिंग लेवल पे जो भी समस्या आने वाली है उसका क्या क्या आप हल निकाल सकते हैं। इसलिए बीएड प्रथम वर्ष और सेकेंड ईयर या क्या जितना भी सिलेबस है उसके कारण में आपको पारंगत होना जरूरी है। आप इसमें निपुण होंगे तो ही क्या है कि एक अच्छे अध्यापक बन सकते हैं। क्योंकि पहले क्या था कि ये सारा सिलेबस एक साल में करवाया जाता था, अब डिटेल सिलेबस आ चुका है। इस डिटेल के अंदर आपको 2 साल में पढ़ना होता है। तो आप टीचिंग प्रैक्टिस भी करते हैं, यानी प्रैक्टिकल ज्ञान के साथ साथ आपको सैद्धांतिक ज्ञान भी यानी थ्योरिकल ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो इस थ्योरिकल ज्ञान को लिए आपको बीएड प्रथम वर्ष का भी जरूरी है और सेकेंड ईयर का भी जरूरी है। जैसे अपना सब्जेक्ट है अधिगम के लिए आकलन, तो आपने अधिगम भी करवाना है और अधिगम करवाने के लिए आकलन भी करना है। तो ये तो क्या है कि आप जब टीचर बन जाओगे तो आपको जीवन भर काम देना है। ये चीज आपकी जितनी भी टीचिंग लाइफ होगी उसमें ये चीज काम आएगी। इसलिए जो भी बीएड का सिलेबस है उससे पूर्ण रूप से और अच्छी तरह पढ़ें। जैसे इसमें कह लें सीसी पैटर्न क्या है या सीसी क्या है, स्थिति व्यापक मूल्यांकन क्या है, तो स्थिति व्यापक मूल्यांकन तो आपको जीवन भर करना है, हर एक क्षेत्र में करना होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बात करें अपने एक बार बीएड सेकेंड ईयर में जो सब टॉपिक हो चुकी हैं उस पर चर्चा करें। तो बीएड सेकेंड ईयर के अंदर अपने यूनिट फर्स्ट
यूनिट फर्स्ट में जो था मापन पे चर्चा हो चुकी है, मापन के प्रकार पे चर्चा हो चुकी है, मापन में अर्थ और प्रकार पर अपनी चर्चा हो चुकी है। फिर क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन था, मूल्यांकन का अर्थ है आवश्यकताएं, इस पे चर्चा हो चुकी है। इस मूल्यांकन के जो सोपान थे, ये सोपान पर भी अपनी चर्चा हो चुकी है। मूल्यांकन के प्रकार थे, दो प्रकार थे, एक तो शैक्षिक प्रक्रिया के आधार पर और एक छात्रों की शैक्षिक प्रगति के आधार पर। शैक्षिक प्रगति के आधार पर तो क्या था कि जो भी आपने टेस्ट दे रहे थे, चाहे सब्जेक्टिव है चाहे ऑब्जेक्टिव, वो शैक्षिक प्रकृति के आधार पे है। और शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर जैसे मूल्यांकन है, आपका निदान करना है, आपको रचनात्मक को मूल्यांकन करना है या संकलात्मक मूल्यांकन करना है। आकलन भी चर्चा हो चुकी है, आकलन का अर्थ क्या था इस पर चर्चा हो चुकी है, यानी किसी के बारे में राय जाहिर करना। और आकलन के सोपान, इस पर चर्चा हो चुकी है। बाद में मापन, मूल्यांकन और आकलन, इन तीनों में अंतर भी अपनी चर्चा हो चुकी है। इनमें क्या क्या अंतर है, फिर अपना चर्चा हुई थी मूल्यांकन और आकलन के सिद्धांत। मूल्यांकन और आकलन के क्या क्या सिद्धांत हैं, जैसे परिवर्तन या सुधार लाने का सिद्धांत है, कार्य की साध्य के स्थान पर साध्य बनाने का सिद्धांत है, संपूर्णता व्यापकता का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत है, उपयुक्त साधन या तकनीकी के अपनाने का सिद्धांत है और निश्चितता का सिद्धांत है, वैधता विश्वसनीयता का सिद्धांत है, निष्पादन का सिद्धांत है, रचनात्मकता का सिद्धांत है, अधिगम उपलब्धि का सिद्धांत है और अधिगम अवसर उपलब्ध करवाने का सिद्धांत है। इस पे अपनी चर्चा हो चुकी है। बाद में जो नेक्स्ट अपना टॉपिक आया अधिगम निगरानी। जो भी अधिगम करवा रहे हैं उसकी निगरानी किस प्रकार करनी है, उस पर अपनी चर्चा हुई। जैसे कोई टेस्ट लेकर के अधिगम निगरानी करनी है, जैसे आपका टेस्ट लिया जाएगा, भी आप पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़े तो कितना पढ़े, कितना आपकी समझ में आया, कौन सा सब्जेक्ट में आपका कमजोर रहा, ये सब का क्या जैसे आपकी टेस्ट होगा। तो टेस्ट लेकर के, क्लास टेस्ट लेकर के आप कक्षा में बैठे हैं तो उसमें अच्छे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, इस चीज को देख करके और कक्षा का परीक्षण करके भी टेस्ट लिया जाता है, यानी अधिगम की निगरानी की जाती है। बाद में थी इस यूनिट के अंदर अधिगम प्रक्रिया का अवलोकन। का अवलोकन, अधिगम प्रक्रिया का अवलोकन। अधिगम प्रक्रिया अवलोकन के कई प्रकार थे, जैसे स्वयं अवलोकन, आपने अपना खुद का अवलोकन किया, सहपाठी अवलोकन, यानी जिस प्रकार अभी आपने निरीक्षण प्रपत्र तैयार किया है, अवलोकन डायरी जो बनाई है उसमें, और शिक्षक अवलोकन। इन पे अपनी चर्चा हो चुकी है। 41 यूनिट का स्वयं या सहपाठी आकलन, यानी आपके बारे में क्या राय बन रही है, भी आप अपना खुद का आकलन करें और आपके सहपाठी के बारे में द्वारा भी आपका आकलन किया जाए। इस पे अपनी
चर्चा हो चुकी है। तो ये सब टॉपिक जो थे अपने यूनिट प्रथम के जो थे इन सभी पे अपनी चर्चा हो चुकी है, या यूनिट फर्स्ट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अपनी चर्चा हुई यूनिट सेकंड में। यूनिट सेकंड के अंदर जो आपका ऑनलाइन क्लास का सेकंड फेज शुरू हुआ सितंबर माह में, उसके अंदर आपकी यूनिट सेकंड के अंदर अपनी सर्वप्रथम चर्चा हुई परीक्षण पे। ये परीक्षण क्या है? परीक्षण क्या है कि मानव व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करना या जानकारी इकट्ठा करना या उसका मूल्यांकन करना ही परीक्षण है। इसके अंदर परीक्षण का अर्थ, सोपान पे अपनी चर्चा हो चुकी है और परीक्षण के प्रकार पर भी अपनी चर्चा हो चुकी है। इसके अंदर वस्तुनिष्ठ और विषयनिष्ठ दो प्रकार थे और विषयनिष्ठ जैसे ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट दे रहे हैं आप वो क्या है? वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ के अंदर जो है बहुविकल्प वाले क्वेश्चन है या एक स्थान वाले क्वेश्चन है, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन है, एक या दो शब्दों वाले उत्तरात्मक क्वेश्चन है, वो सब क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण में टेस्ट लिया जाता है। वस्तुनिष्ठ के अंदर तो ये हो गया, और विषयनिष्ठ के अंदर जो लघुतरात्मक और निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनका परीक्षण किया जाता है। फिर अपने जो नेक्स्ट टॉपिक आया हुआ था उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, जो लास्ट ऑनलाइन अपनी क्लास हुई थी उसके अंदर इस पे चर्चा हुई। तो आज तक अपने क्या है इतने टॉपिक जो थे सेकंड यूनिट की उन पे चर्चा हो चुकी है। सेकंड यूनिट के अंदर एक या दो टॉपिक और बचे हैं, उनके कंप्लीट होती है आपकी सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। उसके अंदर से एक तो है आपके परीक्षण जो है मानकीकृत परीक्षण, उस पे आज अपने चर्चा करेंगे। आज अपने चर्चा करेंगे मानकीकृत परीक्षण। जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मानकीकृत यानी जो मानक निर्धारित है या जिसके निर्देश पूर्व निर्धारित है, ऐसे परीक्षण मानकीकृत परीक्षण कहलाते हैं। मानकीकृत परीक्षण से पहले क्या है कि जो मानक और निर्देशात्मक बिंदु है जो है उनका निर्धारण कर लिया जाता है। परीक्षण के मानक बिंदु प्रामाणिक विचलन, विश्वसनीयता व वैधता के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण की विशेषताएं। प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होते हैं तथा विभिन्न परिस्थितियों में इनका मूल्यांकन कर इन्हें प्रमाणिक बना लिया जाता है। ये अधिक विश्वसनीय वैध होते हैं। अनुसंधान कार्यों अथवा निर्देशन पत्र एवं अन्य बहुधा कार्यों में इन परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये परीक्षण क्या है कि प्रत्येक कसौटी पर खरे उतरते हैं। इनको अच्छी तरह जांच परख करके उनके मानक तय करके उन मानकों के आधार पर क्या है इनका परीक्षण किया जाता है। जो मानकों के आधार पर जो परीक्षण किया जाता है वह क्या है? मानकीकृत परीक्षण कहलाता है। जिस प्रकार आप लोग जैसे देखें कि अभी एग्जाम हो रहे हैं, यूजी में आप एग्जाम दे किया है, पीजी के जिसने एग्जाम दिए हों, चाहे स्कूल के एग्जाम दिए हों, उनमें क्या है कि किस इकाई में से कितने नंबर का क्वेश्चन लिया गया है, किस उद्देश्य पे आधारित है तथा उसकी शर्तें क्या है, कितने शब्दों में उत्तर देना है, उसके अंक कितने हैं, इन सब के बारे में क्या है सभी मानक तय होती है। तो ये विशेषज्ञों द्वारा निर्मित है एक तो बात, इनके मानक तय होते हैं तथा इनके द्वारा जो परीक्षण किया जाता है उसका परिणाम भी सकारात्मक निकल के आते हैं। प्रमाणीकृत या मानकीकृत परीक्षण
जो विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होती हैं, इसके लिए विशेषज्ञ कमेटी क्या होती का जो पेपर टेस्ट पेपर तैयार करती है, उस टेस्ट पेपर के साथ साथ में उसके आंसर की भी जारी करती है तथा बाद में उसको क्या है कि सभी कसौटियों पे जांच परख करके अच्छी तरह से उसमें कोई कमी न रह जाए, इस बात का ध्यान रखा जाता है। मानकीकृत परीक्षण के बारे में कॉर्टर डी वुड के ने अपने विचार प्रकट किए हैं या इससे संबंधित परिभाषा दी है। तो मानकीकृत परीक्षण की परिभाषाएं। कॉर्टर वी वुड के अनुसार क्या कहते हैं? कॉर्टर वी वुड, मानकीकृत परीक्षण वह परीक्षण है परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विषय वस्तु का चयन, इसमें विषय वस्तु का चयन अनुभवों के आधार पर किया जाता है। जिसके मानक तय हो प्रशासन और फलांग का चयन भी अनुभव के आधार पर किया गया हो। ये जो जिसके जो प्रशासन है और फलांक है उनका भी चयन क्या है? अनुभव के आधार पर तय किया गया हो तथा प्रशासन व फलांग की समरूप विधियां तय गई हो कि जो प्रशासन है फलांग की समरूप विधियां हैं वो भी तय की गई हो वह फलांकन वस्तुनिष्ठ विधि से किया गया हो। यानी कार्टर वुड क्या कह रहे हैं कि मानकीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें विषय वस्तु का चयन भी किसके आधार पर हो? अनुभव के आधार पर हो, जिसके मानक तय हो, प्रशासन और फलांग भी अनुभव के आधार पर तय किए गए हों तथा प्रशासन और फलांग की समरूप विधियां हों तथा उनका फलांकन जो है वह भी क्या है? वस्तुनिष्ठ विधि से किया गया हो। तो इस प्रकार का परीक्षण क्या है? मानकीकृत परीक्षण कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा आती है क्रोनबेक के अनुसार किसी मानकीकृत परीक्षण में प्रक्रिया
किसी मानकीकृत परीक्षण में प्रक्रिया फलांकन कि किसी मानकीकृत परीक्षण में प्रक्रिया फलांकन मूल्यांकन आदि सभी निर्धारित हों, क्या हो? निर्धारित हों, जिससे इनका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर किया जा सके। जिससे क्या है कि जो मानकीकृत परीक्षण में जो प्रक्रिया है, फलांकन है, मूल्यांकन है आदि सभी निर्धारित होने चाहिए, जिससे क्या है कि इनका जो उचित अवसर है या विभिन्न अवसर जब भी इनका मौका आए तब इनका प्रयोग किया जा सके। क्या है इस परीक्षण में? इसमें मानकों की सारणी तथा किसी समूह के प्रतिनिधित्वकारी विद्यार्थियों का संभावित प्राप्तांक ज्ञात रहता है। क्रॉनबेक क्या कह रहे हैं कि किसी मानकीकृत परीक्षण में प्रक्रिया है, फलांकन है, मूल्यांकन है आदि निर्धारित होते हैं, जिससे इनका प्रयोग क्या है विभिन्न अवसरों पे किया जा सके। और इसमें क्या होता है कि मानकों की सारणी तथा किसी समूह के प्रतिनिधित्वकारी विद्यार्थियों का संभावित प्राप्तांक ज्ञात रहता है कि जो एक समूह ने निर्धारित किया और जो उसके प्रतिनिधित्वकारी विद्यार्थी थे उनके प्राप्तांक भी ज्ञात होने चाहिए। यानी क्या है कि मानकीकृत परीक्षण क्या है जिसमें प्रक्रिया है, फलांकन है और मूल्यांकन निश्चित हो तथा इसमें एक मानकों की सारणी बनाई गई हो या मानक तय किए गए हों तथा जो प्रतिनिधित्वकारी विद्यार्थी हैं उसके प्राप्तांक भी हमें ज्ञात होने चाहिए कि जो इस परीक्षण के जो प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यार्थी थे उन्होंने इतने प्राप्तांक प्राप्त किए थे। क्योंकि एक प्रतिनिधित्वकारी समूह होता है विद्यार्थियों का, एक टेस्ट लिया जाता है सभी विद्यार्थियों को एक ग्रुप बना करके और उस ग्रुप में से जो अच्छे नंबर लेकर के आते हैं वो क्या है उस समूह का प्रतिनिधित्वकारी विद्यार्थी होते हैं और उनके जो नंबर होते हैं वो क्या उनके प्राप्तांक होते हैं। कि जो प्रतिनिधित्वकारी जो प्राप्तांक जो थे उसके लेवल में जब सामान्य विद्यार्थियों में या पूरे फील्ड में इस परीक्षण को अप्लाई किया गया तो वो है प्राप्तांक प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अगर वह प्राप्तांक प्राप्त करने वाला मानक भी इसमें तय होना चाहिए। तो इस प्रकार के परीक्षण क्या है मानकीकृत परीक्षण कहलाते हैं। ये थी मानकीकृत परीक्षण की परिभाषाएं। अब अपनी चर्चा करेंगे मानकीकृत परीक्षण की विशेषताएं। मानकीकृत परीक्षण की विशेषता इन परिभाषाओं के आधार पर क्या है कि मानकीकृत परीक्षण की कुछ विशेषताएं निकल के आती हैं। नंबर 1, क्या ये प्रतिनिधित्व पाठ्यक्रम का
मापन किया जा सके। यानी इसमें क्या है कि जो प्रतिनिधित्व करने वाला पाठ्यक्रम है उसका पाठ्यक्रम का मापन किया जा सकता है। जो परिभाषाएं थी उन परिभाषाओं के आधार पर इसकी एक विशेषता यह निकल के आई कि जो प्रतिनिधित्व पाठ्यक्रम है इसका मापन किया जा सकता है। जो परीक्षण किया जाना है उससे संबंधित प्रशासन के लिए विशिष्ट निर्देश तथा आवश्यक सूचनाएं दी जाती हैं। परीक्षण के प्रशासन के लिए विशिष्ट निर्देश अथवा सूचनाएं दी जाती है। ये दूसरी परिभाषा इसकी निकल के आ रही है कि परीक्षण के प्रशासन के लिए विशिष्ट निर्देश अथवा सूचनाएं दी जाती है। निकल के आ रही है इसकी परीक्षण की जांच के लिए विशिष्ट निर्देश इसमें उत्तर कुंजी जो आंसर की है उससे संबंधित निर्देश एवं न्यायादर्श यानी जो इसका सैंपलिंग जो तैयार की थी न्यायादर्श का निश्चित स्वरूप दिया होता है कि जो परीक्षण के लिए जांच के लिए जो विशेष निर्देश है इसमें क्या है उत्तर कुंजी और न्यायादर्श का निश्चित स्वरूप दिया रहता है। क्या है इसमें कि परिस्थितियां जो परीक्षण है किस परिस्थिति में लिया जाना है कि परिस्थितियां स्पष्ट होती है कि जो भी परीक्षण लिया जाता है वो किन परिस्थितियों में लिया जाना है और कहाँ लिया जाना है ये सब क्या है स्पष्ट होते हैं। जो विशेषता परिभाषाओं के आधार पर निकल के आ रही है परीक्षण का विश्लेषण करने के लिए मानक तय होते हैं। एक बार फिर देखें प्रतिनिधित्व पाठ्यक्रम का मापन किया जा सकता है कि इसकी परिभाषाएं थी उसमें क्या था कि पाठ्यक्रम या विषय वस्तु जो है वो अनुभव के आधार पर तय की गई हो, यानी जो प्रतिनिधित्व करने वाला पाठ्यक्रम है उसका लिया गया हो तो उसका मापन किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि परीक्षण के प्रशासन के लिए विशिष्ट निर्देश अथवा सूचनाएं दी जाती है। जो परीक्षण करना है उसके लिए क्या व्यवस्था करनी चाहिए, कहां पर होना चाहिए, किसकी ड्यूटी लगानी है, इससे संबंधित भी विशिष्ट निर्देश अथवा सूचनाएं भी दी जाती है। और परीक्षण की जांच के लिए जो जांच करनी है टेस्ट ले लिया,
टेस्ट लेने के बाद में जो जांच करनी है, जांच करने के लिए क्या उत्तर कुंज क्या है, आंसर किया है क्या है, जिसके आधार पर और न्याय दर्श क्या था इसका, उसका भी स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। और चौथा जो है परीक्षण की परिस्थितियां स्पष्ट होनी चाहिए, किन परिस्थितियों में लेना है और कहां पर भी लेना है, इस प्रकार की जो उसका वातावरण है वह निर्धारित होना चाहिए। और जो पांचवी जो परिभाषा निकल के आई है, परीक्षण का विश्लेषण करने के लिए मानक भी तय होनी चाहिए। तो ये थी मानकीकृत परीक्षण की विशेषताएं। बाद में अपने चर्चा करेंगे मानकीकृत परीक्षण की प्रक्रिया की, इसकी प्रक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए या किस प्रकार की होती है। तो मानकीकृत परीक्षण की प्रक्रिया क्या है कि कोई भी अपना टेस्ट ले रहे हैं या कोई भी कार्य कर रहे हैं चाहे या कुछ पढ़ रहे हैं, तो सर्वप्रथम क्या है उसका क्या तय होना चाहिए, अभिप्राय या तो तय होना चाहिए, या तो तय हो या तो हो, यानी या तो तय होना चाहिए, तय भी होगा, निर्धारित होगा किसका ये अर्थ है, ये उसका अभिप्राय है, ये इसकी परिभाषा है, इसके आधार पर क्या है कि ये बातें निकल के आ रही है, तो वो अभिप्राय भी उसका तय होना चाहिए और अभिप्राय है वो बच्चों को ज्ञात भी होना चाहिए। तो सर्वप्रथम परीक्षण की मानकीकृत परीक्षण की जो प्रक्रिया है इसमें क्या है, इसका अभिप्राय निर्धारित किया जाता है। तो परीक्षण का अभिप्राय निर्धारित करना, तो प्रक्रिया में सर्वप्रथम क्या है, इसका अभिप्राय निर्धारित होना चाहिए कि जो परीक्षण लिया जा रहा है वह क्यों लिया जा रहा है और इसके क्या क्या फायदे होंगे। जिस प्रकार कंपटीशन पेपर लिया जाता है तो आपको पता होता है कि इसका क्या है कि अपना चयन करने के लिए यह परीक्षा ली जा रही है। जिस प्रकार 70 कंप्लीट होने के बाद में, साल भर पढ़ने के बाद में, एक सेशन कंप्लीट होने के बाद में आपकी परीक्षा ली जाती है, तो आपको पता होता है कि वह परीक्षा क्यों ली जा रही है, कक्षा उन्नति के लिए ली जा रही है ताकि हम अगली कक्षा में प्रमोट हो सके, इसके लिए परीक्षा ली जाती है। फिर क्या है, पाठ्यक्रम क्या तय करना है, जो पाठ्यक्रम तय करना है और उसके क्या उद्देश्य हैं, का विश्लेषण करना, यानी जो परीक्षा ली जा रही है उसका क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, इसका भी विश्लेषण होना चाहिए और जो उद्देश्य हैं उनका भी विश्लेषण होना चाहिए। इसके अंदर सर्वप्रथम क्या करते हैं, एक उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्धारण करते हैं, या कि उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्धारण करती है कि जिस लेवल का एग्जाम लेना है या जिस कक्षा के लिए एग्जाम लेना है तो उसका यह सिलेबस से होना चाहिए, ये बच्चा पढ़ेगा और इसके हिसाब से अगर वो एग्जाम देगा और उसमें अच्छे नंबर लेके आएगा तो वह क्या है, अगले परीक्षा में जाने के लिए योग्य हो जाएगा, या इसमें जो फाइट कर जाएगा तो उस कंपटीशन के या उस जो पद है जिसके लिए ये चयन परीक्षा ली गई उसके लिए वह योग्य हो जाए माना जाता है। तो इसके लिए क्या है, एक उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए ताकि क्या है कि जो भी अपने परीक्षा ले रहे हैं या जिस विषय से संबंधित अपने परीक्षा ले रहे हैं उसमें उसकी ज्ञान कितना है, उसकी दक्षता क्या है, इन सब का अपने को पता चल सके। फिर क्या है, इसके जो उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए, भी जो अपने एग्जाम ले रहे हैं या जो परीक्षा लेने जा रहे हैं उसकी क्या उद्देश्य है कि जैसे कोई भी परीक्षा है, भाषा संबंधी परीक्षण करना है अपने को, तो उसके भाषा से संबंधित परीक्षण अपने को क्यों करना है, उसके क्या उद्देश्य होंगे और भविष्य में उसका क्या फल मिलने वाला है, ये सब
के होने चाहिए। फिर क्या है कि जो विषय वस्तु चयन की, जो विषय वस्तु चयन की उसका आलोचनात्मक विश्लेषण होना चाहिए। जो विषय वस्तु अपने उसके लिए निर्धारित की वो सही है या नहीं है, इसके भी आलोचनात्मक रूप से उसके सही है तो क्यों सही होगी और सही नहीं है तो क्यों नहीं है, ये सब कुछ इसके बारे में अपने को विश्लेषण करना चाहिए, जिससे क्या किया कि अच्छा परीक्षण बढ़ सके। फिर क्या इसमें तीसरा स्टेप आता है प्रश्नों की रचना। जो क्वेश्चन जो बनाने हैं टेस्ट से संबंधित, वो क्वेश्चन किस प्रकार के होने चाहिए, उसमें परीक्षण की विशेषताओं को विशेष मुख्य रूप से ध्यान रखना चाहिए कि अपने इसलिए परीक्षण करने जा रहे हैं तो इस प्रकार के ही प्रश्नों का निर्माण होना चाहिए। फिर क्या है चौथा जो स्टेप है परीक्षण का प्रारंभिक स्वरूप कैसा होगा। प्रारंभिक स्वरूप तय करना, तो इसके लिए क्या है कि प्रश्नों की रचना करने के बाद में उन्हें क्रमबद्ध रूप से लिख लिया जाता है और इससे परीक्षण के लिए निर्देश व उत्तर कुंजी भी तैयार कर ली जाती है। उसके बाद में क्या है उसका ट्राई आउट किया जाता है, यानी प्रारंभिक परीक्षण किया जाता है कि यह सही है या नहीं है। फिर प्रारंभिक परीक्षण के बाद में क्या होता है उसमें प्रश्नों का चयन किया जाता है। प्रश्नों का चयन किया जाता है कि कौन जो अपने प्रश्न तैयार किए, प्रारंभिक ट्राई आउट किया, ट्राई आउट करने के बाद में जो क्वेश्चन थे वो सही है, अपने प्रारंभिक स्वरूप अपने प्रश्न तैयार हो चुके हैं, क्वेश्चन तैयार किए, क्वेश्चन तैयार करने के बाद अपने उनको चेक कर लिया कि वो ठीक है, फिर उनको व्यवस्थित रूप से लिखना है। उसमें से अपने क्वेश्चन तो बहुत सारे तैयार करते हैं, उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन रखने हैं, किसको पहले रखना है, ये सब क्या है कि जो विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधित्व समूह होता है उसके सामने जो प्रश्न थे अपने जितने भी क्वेश्चन तैयार किए उसको उनके सामने रखा जाता है। उसके आधार पर जो प्राप्तांक तय हुए उस प्राप्तांकों के आधार पर यह तय करते हैं कि पेपर हार्ड है, औसत है या लो कैटेगरी का है। तो लो कैटेगरी है तो उसे हार्ड करने की कोशिश की जाती है, औसत है तो उसे थोड़ा और हार्ड बनाया जाता है, और हार्ड है तो उसे यानी सही लेवल में लाने के लिए तय किए जाते हैं। जैसे अगर 75% बच्चे अगर किसी पेपर को 25% बच्चे हल कर पाते हैं तो वह क्या है हार्ड लेवल। 75% ने हल कर लिया तो वो क्या है औसत है, एवरेज है। और 25% बच्चे जो तय नहीं कर पाए वो कौन से बच्चे आगे लो कैटेगरी के आगे। अगर इनमें से अगर 100 के 100 हल कर लेते हैं तो वो क्या है लो कैटेगरी का प्रश्न पत्र माना जाता है। तो अगर 75% हल करते हैं तो एवरेज आगे, और अगर 25% हल कर पाते हैं तो कठिन है, तो उन्हें उसी पेपर को एवरेज बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार प्रश्नों का चयन किया जाता है ताकि क्या है कि जो क्वेश्चन प्रश्नों की रचना की थी अपने उसमें से सिंपल क्वेश्चन निकालें ताकि एवरेज पेपर तय हो सके। फिर क्या है परीक्षा का समानांतर प्रारूप तैयार करना। परीक्षा का समानांतर प्रारूप तैयार करना ये क्यों किया जाता है कि कई बार क्या है कि पेपर आउट हो गया या पुनः परीक्षा लेनी पड़ती है। कई बार देखते हैं कि एग्जाम आउट पेपर आउट होने की हो जाती है, या बाय चांस पेपर क्या है कि लीक हो जाता है, या
क्या होता है कि बाई चांस पेपर रद्द करना पड़ जाए। तो इस परिस्थिति से बचने के लिए और अपने आगामी तैयारी के लिए एजिट जो पेपर अपने तैयार किया था, जो परीक्षा या परीक्षण तैयार किया था, उसके ही जैसा इसका एक और परीक्षण तैयार करके रखा जाता है, जिससे ये क्या है कि कोई भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए तो उससे परीक्षण किया जा सके। यानी मुख्य पेपर था वो आउट हो गया और अपने को पेपर करवाना है, तो इस समस्या से बचने के लिए क्या करती हैं कि एक साथ दो पेपर तैयार होते हैं और सेकेंडरी पेपर को उसके जगह अप्लाई कर लिया जाता है, जिससे क्या है कि परीक्षा रद्द करने की और ऐसी नौबत नहीं आती है। परीक्षा का समानांतर प्रारूप तय करने के बाद में क्या किया जाता है, परीक्षण के मानकों का निर्धारण किया जाता है। परीक्षण के मानकों का निर्धारण किया जाता है कि कौन कौन से इसका दिशा निर्देश रहेंगे, क्या रहेंगे, इन सब के बारे में सब कुछ जो विशिष्ट निर्देश हैं या उत्तर कुंजी संबंधित निर्देश हैं, मानक सारणी संबंधित निर्देश हैं, वो सब क्या है तय कर लिए जाते हैं। और बाद में परीक्षण का प्रारूप तय करना, यानी सब कुछ बनने के बाद में पेपर की प्रिंट करने से पहले उसका जो प्रारूप जो बनाया जाता है कि हाँ अपने को ये पेपर प्रिंट करवाना है, उसका प्रारूप बनाया जाता है कि हाँ ये पेपर है और इसको अपने बनाना है, यानी फाइनल पेपर प्रिंट होने से पहले तैयार करना कहलाता है। इसमें पेपर की वैधता व विश्वसनीयता को ध्यान में रखा जाता है। इसमें क्या होता है कि सभी सावधानियां अपनाई जाती हैं ताकि कहीं पर भी कोई गलती न रहे, या जो पेपर तैयार किया जो अपने उसको पुण्य परीक्षण विधि भी कहते हैं कि पुण्य परीक्षण विधि के द्वारा इसका चेक किया जाता है, यानी पेपर का अंतिम प्रारूप जो तैयार होता है उसको पूरी तरह चेक करने के बाद में ही प्रिंट आउट के लिए भेजा जाता है। और अंत में क्या है, परीक्षण सामग्री की छपाई का कार्य होता है। तो ये थे परीक्षण निर्माण की प्रक्रिया। परीक्षण निर्माण में क्या होता है, पहले उसका अभिप्राय निर्धारित किया जाता है, फिर पाठ्यक्रम में उद्देश्यों का विश्लेषण किया जाता है, फिर प्रश्नों की रचना होती है, फिर क्या प्रारंभिक स्वरूप तय करना, यानी जो क्वेश्चन बनाए थे अपने उनको क्या है कि अप्लाई करके देखते हैं कि वो सही है कि नहीं है, वो प्रश्नों का चयन कहलाता है। और फिर परीक्षा का समानांतर प्रारूप तैयार करना, यानी एक क्वेश्चन पेपर और तैयार किया जाता है उसका डिटो, ताकि क्या कि कोई भी विकट परिस्थिति आ जाती है तो उसमें उसको अप्लाई किया जा सके। उसके बाद परीक्षण के मानकों का निर्धारण होता है, मानकों का निर्धारण करने के बाद में उसका अंतिम प्रारूप बनाया जाता है और परीक्षण सामग्री की छपाई की जाती है। तो ये था मानकीकृत परीक्षण। आशा करता हूं कि आज की क्लास आपके समझ में आई होगी। टेस्ट की तैयारी करें, टेस्ट में ये टॉपिक भी होगा और 1 नवंबर को आपका ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट होगा, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।